नमस्ते दोस्त। आज हम ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने सर्दी के कारण अपने खेत ठाकुर के हाथों गिरवी रख देगा। और हाँ दोस्त, सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ में कमेंट करो आप कहाँ से देख रहे हो। तो चलिए रजाई कसकर पकड़कर लेट जाओ और कहानी का मजा लो। पूस का महीना अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन हवा में अभी से बर्फीली चुभन आ गई थी। सांझ ढलते ही पूरा गांव कोहरे की चादर में दुबक गया था। सन्नाटा ऐसा था कि सूखे पत्तों के खड़कने की आवाज भी किसी के कदमों की आहट मालूम पड़ती थी। माधव अपनी मड़रिया यानी झोपड़ी के बाहर बैठा चिलिम सुलगाने की कोशिश कर रहा था। आग सुलग नहीं रही थी, शायद गीली लकड़ी भी उसकी किस्मत की तरह रूठ गई थी। उसके बदन पर एक पुरानी जगह जगह से रफू की हुई मिर्जई थी, जो ठंड को रोकने में उतनी ही नाकाम थी जितनी उसकी कमाई कर्ज चुकाने में। अंदर से सुशीला की आवाज आई, अब बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ, चूल्हे की थोड़ी आंच बची है। माधव ने एक गहरी सांस ली और बुझी हुई चिलिम जमीन पर रख दी। आ रहा हूं भाग्यवान, सोच रहा हूं इस बार अगर आलू की फसल अच्छी ना हुई तो ठाकुर का ब्याज कैसे जाएगा। सुशीला बाहर निकल आई। उसके हाथ में एक लोहे की चिमटी थी। उसने माधव की ओर देखा। चेहरे पर झुर्रियां उम्र से पहले आ गई थी। उसने कड़वाहट से कहा, ब्याज ब्याज, सोते जागते तुम्हें बस उसी ब्याज की चिंता रहती है। मैंने कहा था वो 3 रुपए जो जमा किए हैं उनसे कंबल ले लो। माघ की ठंड में खेत की रखवाली कैसे करोगे? पिछली बार की तरह निमोनिया हो गया तो दवा के पैसे भी नहीं बचेंगे। माधव ने सिर झुका लिया। वो जानता था सुशीला सही कह रही है। पिछले साल की पूस की रात उसे याद थी। खेत पर खुले आसमान के नीचे सिर्फ एक फटी हुई चादर के सहारे उसने रातें काटी थी। ठंड ऐसी थी कि खून जम जाए। 3 रुपए दे दूंगा तो ठाकुर गालियां बकेगा सुशीला, माधव ने दबी आवाज में कहा। उसकी गालियां इस ठंड से ज्यादा चुभती हैं। वो कहता है जमीन नीलाम करवा देगा। तो जाने दो जमीन, सुशीला तड़प उठी। ऐसी खेती से क्या फायदा जो पेट भरने के बजाय जान ले है। हम मजदूरी कर लेंगे, किसी के यहाँ बर्तन मांज लेंगे, पर कम से कम रात को चैन की नींद तो सोएंगे। ये कैसी जिंदगी है कि हम अपनी ही कमाई के मालिक नहीं। माधव चुप रहा। जमीन छोड़ना, ये विचार ही उसके लिए मृत्यु समान था। वो जमीन उसके पुरखों की निशानी थी। उसी मिट्टी में उसके पिता का पसीना और उसकी माँ के आंसू मिले थे। उसे छोड़ना मतलब अपनी माँ को बेचने जैसा था। तभी कोने में बंधा बूढ़ा बैल भोला रंभाया। शायद उसे भी ठंड लग रही थी। माधव उठा और छप्पर से थोड़ा पुआल निकालकर भोला के पास डाल दिया। बैल ने अपनी बड़ी बड़ी गीली आंखों से माधव को देखा, मानो कह रहा हो, मालिक हम दोनों कब तक ये बोझा ढोएंगे। माधव ने बैल की गर्दन सहलाई और बुदबुदाया, बस इस बार भोला, बस इस बार फसल कट जाए, फिर तेरे लिए घंटी लाऊंगा और अपने लिए कंबल। अचानक गांव के कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, साथ ही किसी भारी बूटों की आवाज। माधव का दिल बैठ गया। क्या इस समय ठाकुर का कारिंदा आया है? दरवाजे पर दस्तक हुई। माधव, ओ माधव! आवाज ठाकुर के मुंशी दीनदयाल की थी। माधव कांपते हाथों से दरवाजा खोलने गया। सुशीला पीछे दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का एक झोंका और मुंशी दीनदयाल की कड़वी आवाज साथ साथ अंदर आई। माधव, ठाकुर साहब ने कहलवाया है कि कल सुबह तक ब्याज के 50 रुपए नहीं पहुंचे तो खेत पर हल नहीं चलाने देंगे। और हाँ, वो जो 3 रुपए तूने बचा रखे हैं उसे अभी दे दे, कुछ तो जमा हो। माधव गिड़गिड़ाया, मुंशी जी वो 3 रुपए तो। उसने सुशीला की ओर देखा। सुशीला की आंखों में कंबल शब्द लिखा था, लेकिन माधव ने अपनी आंखों से लाचारी का इजहार किया। वो जानता था कि अगर अभी पैसे नहीं दिए तो कल पूरे गांव में बेइज्जती होगी। उसने कांपते हाथों से वो पोटली निकाली जो छप्पर की बांस में छिपाई गई थी। 3 रुपए, जो उसकी और सुशीला की ठंड से बचने की एकमात्र ढाल थे। उसने पैसे मुंशी के हाथ पर रख दिए। मुंशी चला गया। माधव वहीं अंधेरे में खड़ा रहा। सुशीला ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अंदर गई और फटी हुई रजाई ओढ़कर लेट गई। माधव जानता था वो सो नहीं रही, रो रही है। माधव ने फिर से चिलम उठाई। आग अब पूरी तरह बुझ चुकी थी।
बाहर कोहरा और घना हो गया था। कल रात उसे फिर खेत पर जाना था, बिना कंबल के उसी पूस की रात का सामना करने जो हर साल उसकी उम्र का एक हिस्सा निगल जाती थी। उसे लगा हो 3 रुपए उसने मुंशी को नहीं दिए, बल्कि अपनी हड्डियां गर्माहट के लिए गिरवी रख दी हैं। मुंशी दीनदयाल के जाने के बाद मड़ैया में एक अजीब सा मातम छा गया था। वो 3 रुपए सिर्फ सिक्के नहीं थे, वे सुशीला और माधव के लिए आने वाली जानलेवा ठंड से बचने का एक आश्वासन थे। उस आश्वासन के चले जाने के बाद अब सिर्फ नंगी हकीकत बची थी। सुशीला ने थाली में 2 मोटी रोटियां और थोड़ी सी नमक मिर्च की चटनी परोस दी। वो कुछ बोली नहीं, बस चूल्हे की आग को एकटक देखती रही। माधव ने भी चोरों की तरह नजरें चुराकर खाना खाया। निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा था। हर कौर के साथ उसे सुशीला की वो निराश आंखें याद आ रही थीं। खाना खाकर माधव ने अपनी लाठी उठाई, कोने में पड़ा एक पुराना चिथड़ों से बना खेस कंधे पर डाला। ये खेस इतना जीर्ण हो चुका था कि इसे ओढ़ना और ना ओढ़ना बराबर था। जा रहा हूं, माधव ने धीमे स्वर में कहा। सुशीला ने मुड़कर नहीं देखा, बस इतना कहा, संभल कर जाना। सुना है कल रात हरिया के खेत में नील गाय का झुंड आया था। फिर एक पल रुककर ताने और चिंता के मिले जुले स्वर में बोली, खेत बचा लेना, शायद उसी से कफन का इंतजाम हो जाए, कंबल का तो हुआ नहीं। माधव के दिल पर जैसे किसी ने नश्तर चला दिया हो। वो बिना कुछ कहे बाहर अंधेरे में निकल गया। बाहर घना कोहरा था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। केवल कभी कभी किसी कुत्ते के रोने की आवाज आती थी, जो रात की भयावहता को और बढ़ा देती थी। हवा में ऐसी गलन थी कि हड्डियां तक कांप जाएं। माधव ने खेस को कसकर अपने चारों ओर लपेटा, लेकिन वो हवा तो कपड़े को चीर कर सीधे शरीर में चुभ रही थी। उसके पीछे पीछे उसका कुत्ता शेरू भी पूंछ दबाए चला आ रहा था। शेरू भी उसी गरीबी का मारा था। उसकी पसलियां भी माधव की तरह ही बाहर झांक रही थीं। गांव के बाहर निकलकर जब वे सिवान यानी खेतों की सीमा की ओर बढ़े तो ठंड और बढ़ गई। यहां पेड़ों की ओट नहीं थी, बस खुला आसमान और बर्फीली हवा के थपेड़े थे। माधव अपने खेत पर पहुंचा। उसका खेत, जिसमें आलू और मटर की फसल लहलहा रही थी, अंधेरे में किसी काले सागर जैसा दिख रहा था। खेत के एक कोने में बांस और पुआल से बनी एक छोटी सी मड़ैया यानी मचान थी। यही माधव का महल था और यही उसका किला। वो मचान के नीचे उकड़ू होकर बैठ गया। शेरू भी उसके पैरों से सटकर बैठ गया। दोनों ही ठंड से ठिठुर रहे थे। क्यों शेरू, ठंड लग रही है? माधव ने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा। शेरू ने कू कू करके अपनी सहमति जताई और अपना ठंडा थुथुन माधव की गोद में घुसेड़ दिया। माधव ने खुद से बातें करना शुरू किया। अकेलेपन और गरीबी में इंसान अक्सर खुद से बातें करने लगता है। मैंने तो कहा था घर में पुआल पर पड़ा रहे, क्यों आया मेरे साथ? यहाँ क्या रखा है? अब भुगत ठंड। मैं तो इंसान हूँ, मेरी तो तकदीर में रोना लिखा है। पर तूने कौन से पाप किए थे जो इस किसान के घर कुत्ता बनकर पैदा हुआ? शेरू को शायद माधव की बातों का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसे अपने मालिक के स्पर्श में जो थोड़ी सी गर्माहट मिली, उससे उसे सुकून मिला। उसने माधव के घुटनों को चाटा। रात गहराती जा रही थी। आकाश में तारे ऐसे चमक रहे थे मानो बर्फ के टुकड़े हों। माधव ने बीड़ी सुलगाने की कोशिश की, शायद धुएं के 2 घूंट इस ठंड को भुला सकें, लेकिन उंगलियां इतनी सुन्न थीं कि चकमक पत्थर ठीक से टकरा नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हो गई तो माधव उठा। नहीं रहा जाता शेरू, उसने कहा। चल, कहीं से सूखी पत्तियां और लकड़ियां बीन कर लाते हैं। थोड़ी आग ताप लेंगे तो रात कट जाएगी, वरना सुबह तक तो हम दोनों अकड़ जाएंगे। वो पास के आम के बागीचे की ओर बढ़ा। अंधेरे में जमीन पर टटोल टटोल कर उसने ढेर सारी सूखी पत्तियां इकट्ठी की, एक बड़ा सा ढेर बनाया। जब आग सुलगी और लपटें ऊपर उठी तो जैसे एक मृत शरीर में जान आ गई। माधव आग के सामने बैठा, अपनी हथेलियां फैलाईं।
आग की लाल रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें गरीबी की गहरी लकीरें साफ दिख रही थीं। शेरू भी आग के पास आ गया और गर्मी पाकर वहीं लेट गया। देखा शेरू, आग में कितनी जान है। माधव मुस्कुराया, एक फीकी मुस्कान। अगर ये आग न होती तो आज की रात हमारी आखिरी रात होती। शेरू ने मजे से आंखें बंद कर लीं। माधव ने अलाव में 2-4 लकड़ियां और डालीं। आग की गर्मी ने उसे थोड़ी राहत दी और राहत मिलते ही उसे अपनी दुर्दशा पर फिर से गुस्सा आने लगा। सब नसीब का खेल है भाई, माधव ने जलती हुई लकड़ियों को देखते हुए कहा। हम यहाँ ठंड में मर रहे हैं और ठाकुर गजेंद्र सिंह अपने पक्के मकान में मखमली रजाई में सो रहा होगा। उसके पास न खेत की चिंता है, न जंगली जानवरों का डर। मेहनत हम करें, पसीना हम बहाएं और मलाई वो खाए। ये कैसा इंसाफ है भगवान का। तभी शेरू ने अचानक कान खड़े किए। वो उठकर खड़ा हो गया और जोर से अंधेरे की ओर देखकर भौंका। माधव का नशा यानी गर्मी का सुकून हिरन हो गया। क्या हुआ शेरू? शेरू लगातार खेत की उस दिशा में भौंक रहा था जिधर मटर की फसल थी। माधव ने ध्यान से सुना। हवा की सरसराहट के बीच उसे कुछ और भी सुनाई दिया। चर 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 चर, जैसे कई जानवर एक साथ पौधे चबा रहे हों। नील गाय, माधव के मुंह से निकला। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसका शक सही था, जानवरों का झुंड खेत में घुस आया था। वो उसकी मेहनत, उसकी उम्मीद और उसके कर्ज की मुक्ति को अपने जबड़ों से कुचल रहे थे। शेरू जोर से भौंकता हुआ खेत की ओर दौड़ा। माधव ने अपनी लाठी उठाई और जोर से ललकारा, हटो हटो, हुर्र। लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। अलाव की गर्माहट ने उसे जकड़ रखा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उस गर्माहट को छोड़कर खुले खेत में जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसका शरीर कह रहा था, बैठा रह, बाहर मौत है। उसका मन कह रहा था, जा, तेरी फसल लुट रही है। शेरू के भौंकने की आवाज अब दूर और धीमी हो रही थी, लेकिन जानवरों के चरने की आवाज, पौधों के टूटने की आवाज साफ आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे फसल नहीं, माधव की हड्डियां चबा रहे हों। माधव ने फिर जोर से आवाज लगाई, हिलो हिलो। वो अपनी जगह बैठा रहा, केवल जबान से खेत की रखवाली करता रहा। उसे लगा कि शेरू तो है ही, वो खदेड़ देगा। खुद को धोखा देने का ये एक नायाब तरीका था। धीरे धीरे चरने की आवाज तेज होती गई। माधव जानता था कि फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन ठंड का डर फसल के बर्बाद होने के डर से बड़ा हो गया था। ये आलस्य नहीं था, ये लाचारी की चरम सीमा थी, जहां इंसान अपना सब कुछ लुटते हुए देखता है, फिर भी हाथ पैर नहीं हिला पाता। आग अब धीमी पड़ने लगी थी। माधव ने बचे खुचे पत्ते उसमें डाल दिए और घुटनों में सिर देकर सिकुड़ गया। जो होना है होने दे, कम से कम इस ठंड से तो जान बची है। उधर खेत में तबाही मच रही थी और इधर अलाव के पास बैठा एक किसान अपनी ही पराजय की आंच ताप रहा था। सुबह हो गई थी। सूरज कोहरे की परत को चीरकर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी धूप में कोई गर्मी नहीं थी। वो बस दुनिया को रोशन कर रही थी, उस तबाही को दिखाने के लिए जो रात के अंधेरे में हुई थी। माधव अभी भी उसी अलाव के पास लेटा था। आग बुझ चुकी थी, बस राख का एक ढेर बचा था जो अब ठंडा पड़ गया था। शेरू भी उसके पैरों के पास सटकर सोया था, मानो दोनों ने हार मान ली हो। अचानक एक चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया। हाय राम, ये क्या हो गया? सत्यानाश हो गया, सब कुछ लुट गया। माधव हड़बड़ाकर उठ बैठा। ये सुशीला की आवाज थी। वो खेत की मेड़ पर खड़ी थी और उसका हाथ उसके माथे पर था। वो ऐसे रो रही थी जैसे घर में कोई गमी हो गई हो। माधव ने अपनी नींद भरी आंखों को मला और खेत की ओर देखा। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कल शाम तक जहां हरे भरे पौधे हवा में झूम रहे थे, वहां अब केवल रौंदी हुई जमीन थी। पूरा खेत ऐसा लग रहा था मानो वहां किसी फौज ने पड़ाव डाला हो। नील गायों ने सिर्फ फसल खाई नहीं थी, उसे पूरी तरह कुचल दिया था। आलू के पौधे उखड़कर इधर उधर बिखरे पड़े थे। मटर की फलियां कीचड़ में सनी थीं। साल भर की मेहनत, पसीना, उम्मीदें, सब कुछ उस एक रात में मटिया मेट हो गया था।
माधव धीरे धीरे उठकर सुशीला के पास गया। उसके कदमों में भारीपन था। सुशीला ने उसे देखते ही अपना आपा खो दिया। वो जमीन पर बैठकर छाती पीटने लगी। तुम्हें यहाँ रखवाली के लिए भेजा था या सोने के लिए? पूरा खेत साफ हो गया और तुम सोते रह गए। अब क्या खाएंगे? अब ठाकुर का कर्ज कैसे उतरेगा? इससे अच्छा तो हम जहर खाकर मर जाते। माधव चुपचाप तबाही को देखता रहा। उसके चेहरे पर ना तो दुख था ना ही पश्चाताप। एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे किसी गहरे तूफान के बाद होता है। उसने सुशीला की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, तुम खेत के रोने को रो रही हो सुशीला। मुझे देखो, रात भर ठंड में मरते मरते बचा हूं। अगर मैं ना सोता तो शायद ठंड मुझे ही खा जाती। तब तुम्हें खेत का रोना नहीं, मेरा रोना रोना पड़ता। सुशीला ने आंसुओं के बीच से उसे घूर कर देखा। तो खेत बचने से क्या फायदा हुआ? अब तो हम वैसे भी भूखे मरेंगे। जमीन नीलाम हो जाएगी माधव, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। सड़क के भिखारी हो जाएंगे हम। माधव ने एक गहरी सांस ली। उसने झुककर एक टूटा हुआ पौधा उठाया, उसे देखा और फिर वहीं फेंक दिया। फिर उसके होंठों पर एक कड़वी, बहुत कड़वी मुस्कान तैर गई। ऐसी मुस्कान जो रोने से भी ज्यादा दुखदाई होती है। बकने दो जमीन को नीलाम, माधव ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी निष्ठुरता आ गई थी। कम से कम अब मुझे इस जाड़े की रात में यहां सोना तो नहीं पड़ेगा। अब मुझे हर रात इस खेत की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। छूट गए इस बला से। सुशीला सन्न रह गई। वो समझ नहीं पाई कि माधव ये क्या कह रहा है। एक किसान के लिए उसकी जमीन छूट जाना और उसे बला से छूटना कहना, ये कैसा पागलपन था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये पागलपन नहीं, वो चरम हताशा थी, जहां इंसान हार को ही अपनी जीत मान लेता है ताकि उसका दिल न फटे। दोनों कुछ देर तक उस बर्बाद खेत के किनारे खड़े रहे। शेरू भी उठकर आया और सुशीला की साड़ी का पल्लू सूंघने लगा, मानो पूछ रहा हो कि आज खाने को कुछ मिलेगा या नहीं। घर चलो, सुशीला ने अंत में पल्लू से आंखें पोंछते हुए कहा। उसकी आवाज अब थकी हुई थी। गांव वाले देखेंगे तो और तमाशा बनाएंगे। वे दोनों और उनके पीछे शेरू गांव की ओर चल दिए, खाली हाथ, खाली उम्मीदें। रास्ते में उन्हें गांव का चौकीदार मिला। उसने माधव को देखा, फिर खेत की तरफ इशारा किया और समझ गया। उसके चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। का हो माधव भैया, रात में लगता है दावत उड़ाने जानवर आए थे। सुना है ठाकुर साहब आज ही शहर से लौटने वाले हैं। तैयार रहना, खबर उन तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। माधव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर झुका लिया और चलता रहा। घर पहुंचकर माधव अपनी खटिया पर गिर पड़ा। शरीर टूट रहा था, लेकिन मन हल्का था। एक अजीब सा बोझ जो कल शाम तक उसके सीने पर था, फसल बचाने का बोझ, वो अब उतर चुका था। सुशीला ने अंदर जाकर डिब्बे टटोले। आटा खत्म होने को था। उसने पानी पिया और बाहर आकर माधव के पास बैठ गई। अब क्या करेंगे? उसने पूछा। अब उसके स्वर में गुस्सा नहीं, चिंता थी। माधव ने छत की ओर देखते हुए कहा, वही जो किस्मत में लिखा है। मजदूरी करेंगे, कल शहर चलेंगे। सुना है वहां सड़क बन रही है, पत्थर तोड़ने का काम मिल जाएगा। यहाँ खेती में खून जलाकर भी भूखे मरना है, वहां पत्थर तोड़कर कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। और ठाकुर? सुशीला ने डरते हुए पूछा। वो हमें जाने देगा? माधव ने करवट बदली। ठाकुर को पैसा चाहिए सुशीला, चाहे खेती से आए या मजदूरी से। उसे इससे क्या मतलब कि हमारी खाल खिंच रही है या पत्थर टूट रहे हैं। पर अब मैं उसके खेत में बैल की तरह नहीं जोतूंगा। अब मैं आजाद मजदूर हूं। आजाद मजदूर, ये शब्द माधव ने ऐसे कहा जैसे कोई राजा अपनी पदवी बता रहा हो। लेकिन सुशीला जानती थी कि ये आजादी नहीं, एक नई गुलामी की शुरुआत थी। तभी बाहर ठाकुर गजेंद्र सिंह की हवेली की ओर से नगाड़े की आवाज आई। ठाकुर गजेंद्र सिंह शहर से लौट आए थे और उनके साथ गांव के लिए नई मुसीबतें भी आई थीं। माधव की आंखें बंद थीं, लेकिन वो सो नहीं रहा था। वो उस आने वाले तूफान का इंतजार कर रहा था जो अब उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। गांव के बीचों बीच ठाकुर गजेंद्र सिंह की हवेली किसी अभेद्य किले की तरह खड़ी थी। ऊंची ईंटों की दीवारें जिन पर सफेदी चमक रही थी और मुख्य द्वार पर नक्काशीदार लकड़ी का फाटक। हवेली के अंदर का माहौल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था।
बाहर धूल, गरीबी और सन्नाटा था, अंदर इत्र की महक, नौकरों की भाग दौड़ और सत्ता की खनक थी। ठाकुर गजेंद्र सिंह अपने दालान में एक बड़े तख्त पर मसनद, गोल तकिया के सहारे लेटे हुए थे। उनके सामने चांदी के पेचवान वाला हुक्का रखा था, जिसकी नली उनके हाथ में थी। वे अधेड़ उम्र के थे, लेकिन चेहरे पर घी दूध की चमक थी। माथे पर त्रिपुंड लगा था, जो उनकी धार्मिकता का दिखावा करता था, लेकिन उनकी छोटी छोटी आंखें हमेशा किसी शिकार की तलाश में रहती थीं। मुंशी दीनदयाल सिर झुकाए पास ही खड़ा था, मानो कोई अपराधी हो। तो तुम कह रहे हो कि माधव की पूरी फसल नीलगाय चढ़ गई? ठाकुर ने हुक्के का एक लंबा कश लेते हुए पूछा। धुआं हवा में एक छल्ले की तरह तैरा। जी सरकार, मैंने खुद जाकर देखा, खेत में एक डंठल भी नहीं बचा। माधव और उसकी घरवाली छाती पीट रहे थे। ठाकुर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान रेंग गई। छाती पीटने से कर्ज नहीं उतरता मुंशी, ये तो होना ही था। जिसके पास पेट भरने को नहीं, वो जमीन की हिफाजत क्या करेगा? उन्होंने हुक्के की नली छोड़ी और सीधे बैठ गए। ये हमारे लिए बुरा नहीं, अच्छा हुआ। अब वो हमारे चंगुल से भाग नहीं पाएगा। जाओ, उसे बुला लाओ, कहो मालिक याद कर रहे हैं। कुछ ही देर में माधव हवेली के फाटक पर खड़ा था। उसके पैरों में कीचड़ लगा था और कपड़े वही पुराने फटे हुए थे। हवेली की चकाचौंध देखकर उसके पैर ठिठक गए। उसे लगा जैसे वो किसी मंदिर में नहीं, किसी कसाई खाने में प्रवेश कर रहा है। नौकर ने इशारा किया और माधव डरते डरते दालान में पहुंचा। उसने दूर से ही जमीन पर सिर रखकर ठाकुर को दंडवत किया और वहीं नीचे फर्श पर बैठ गया। तख्त पर बैठने की उसकी हैसियत नहीं थी और कुर्सी उसे नसीब नहीं थी। आओ माधव, ठाकुर ने अपनी आवाज में शहद घोलते हुए कहा। बड़ा बुरा सुना मैंने, साल भर की मेहनत एक रात में स्वाहा हो गई। बड़ा दुख हुआ सुनकर। माधव ने सिर नहीं उठाया, उसकी आंखों में पानी भर आया। क्या करूं सरकार, नसीब ही फूटा है। सोचा था इस बार आपका ब्याज चुका दूंगा, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। भगवान की मर्जी के आगे किसका जोर है भाई? ठाकुर ने सहानुभूति का नाटक करते हुए कहा। लेकिन माधव, दुनियादारी तो निभानी पड़ती है। बैंक का कर्ज नहीं, मेरा अपना पैसा है जो मैंने तुम्हें दिया था। अब बताओ वसूली कैसे होगी? माधव ने हाथ जोड़ लिए। सरकार, अभी तो दाने दाने को मोहताज हूँ, मुझे थोड़ी मोहलत दे दें। मैं शहर जा रहा हूँ, सुना है वहाँ सड़क बन रही है। मजूरी करके धीरे धीरे आपका पैसा चुका दूंगा। ठाकुर का चेहरा सख्त हो गया। शहद गायब हो गया और आवाज में लोहे की खनक आ गई। शहर? ठाकुर ने उपहास किया। शहर जाकर तू मेरा पैसा चुकाएगा? वहाँ की हवा लगते ही आदमी गांव भूल जाता है। और अगर तू भाग गया तो मेरी जमीन जो तेरे पास गिरवी है उसका क्या होगा? मैं तेरी मजूरी के भरोसे नहीं बैठ सकता। माधव कांप गया। नहीं सरकार, मैं भागूंगा नहीं। मेरे बाप दादा की इज्जत की बातें रहने दे। ठाकुर ने उसकी बात काट दी। इज्जत पेट नहीं भरती। देख माधव, मैं तुझे बर्बाद नहीं करना चाहता। तू हमारे गांव का है, एक रास्ता है। माधव ने उम्मीद से ठाकुर की ओर देखा। क्या रास्ता सरकार? ठाकुर ने मुंशी की ओर इशारा किया। मुंशी ने कागज का टुकड़ा माधव के सामने रख दिया। तू शहर नहीं जाएगा, ठाकुर ने हुक्म सुनाया। मेरे ईंट भट्टे पर काम शुरू होने वाला है। तू और तेरी घरवाली वहां काम करोगे। जो मजूरी बनेगी उसमें से आधा तेरे पेट के लिए मिलेगा और आधा मेरे ब्याज में कटेगा। और जब तक पूरा कर्ज नहीं उतर जाता, तेरी जमीन पर मेरा कब्जा रहेगा। उस पर खेती मैं करवाऊंगा। माधव को लगा जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। ईंट भट्टे की मजदूरी मतलब नरक की आग में जलना, और जमीन पर कब्जा, इसका मतलब था कि वो अब किसान नहीं रहा, वो अपनी ही जमीन से बेदखल हो गया। सरकार, जमीन तो मेरी माँ है, माधव गिड़बिड़ाया। उसे मत लीजिए, मैं दिन रात एक कर दूंगा। तो फिर पैसे रख दे यहाँ, ठाकुर ने गरज कर कहा। 50 रुपए ब्याज के और मूलधन अलग है तेरे पास? नहीं है ना? तो चुपचाप अंगूठा लगा इस कागज पर, वरना कल ही अदालत से कुर्की का नोटिस भिजवा दूंगा। फिर ना घर बचेगा ना जमीन, और जेल जाएगा वो अलग। माधव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अदालत, पुलिस, जेल, ये शब्द गरीब के लिए यमराज से भी ज्यादा डरावने थे। उसने कांपते हाथों से मुंशी की बढ़ाई हुई स्याही की डिबिया में अंगूठा डुबोया। कागज पर अंगूठा लगाते समय उसे लगा कि वो स्याही नहीं, अपने ही खून से अपनी गुलामी का दस्तावेज लिख रहा है। वो अंगूठा जो कभी हल की मूठ पकड़ता था, आज अपनी ही तकदीर को गिरवी रखाया। जाओ अब, ठाकुर ने फिर से हुक्के की नली मुंह में ले ली।
कल सुबह भट्टे पर पहुंच जाना, देर हुई तो दिन का हिसाब कटेगा। माधव लड़खड़ाते कदमों से हवेली से बाहर निकला। बाहर धूप तेज हो गई थी, लेकिन माधव को सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। कल रात उसने सोचा था कि फसल जाने से उसे आज़ादी मिली है, अब उसे खेत पर नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन आज उसे समझ आया कि गरीब की किस्मत में आज़ादी नहीं, सिर्फ बेड़ियों का बदलना लिखा है। पहले वो मौसम और खेत का गुलाम था, अब वो ठाकुर का बंधुआ था। रास्ते में उसे अपना खेत दिखाई दिया, रौंदा हुआ बर्बाद खेत। माधव वहीं रुक गया। उसने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। माफ करना माँ, वो बुदबुदाया, और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू उस मिट्टी पर गिर पड़े। मैं तेरा मोल नहीं चुका पाया। उसने मिट्टी वापस खेत में फेंक दी और सिर झुकाए अपने घर, अपनी नई जेल की ओर चल पड़ा। गांव के बाहर बंजर जमीन के एक बड़े टुकड़े पर ईंट भट्टा फैला हुआ था। दूर से देखने पर भट्टे की ऊंची चिमनी किसी राक्षस की उंगली की तरह आसमान की ओर तनी हुई दिखती थी, जो लगातार काला धुआं उगल रही थी। ये धुआं आसपास के पेड़ों, हवा और वहां काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों को काला कर रहा था। माधव और सुशीला को यहां काम करते हुए 1 हफ्ता हो चुका था। सूरज अभी सर पर नहीं आया था, लेकिन भट्टे की गर्मी ने शरीर झुलसाना शुरू कर दिया था। यहां का नियम अलग था। सूरज उगने से पहले काम शुरू होता था और चांद निकलने तक चलता था। माधव एक बड़े से गड्ढे में खड़ा था, जहां वो पैरों से गीली मिट्टी गूंथ रहा था। उसका बदन पसीने से तरबतर था और घुटनों तक कीचड़ में सना हुआ था। कभी वो इसी तरह अपने खेत में मिट्टी गूंथता था तो उसे एक सृजन का सुख मिलता था। उसे लगता था कि वो बीज को जीवन दे रहा है। लेकिन यहाँ वो उसी मिट्टी को पैरों से रौंद रहा था ताकि उससे ईंटें बनाई जा सके। वे ईंटें जो दूसरों के महल बनाएंगी, लेकिन उसका अपना घर गिरवी पड़ा रहेगा। थोड़ी दूर पर सुशीला बैठी थी। वो सांचे में मिट्टी भरती, उसे ठोकती और एक सलीके से कच्ची ईंट जमीन पर पलट देती। धप धप धप, ये आवाज एक नीरस संगीत की तरह गूंज रही थी। सुशीला की हथेलियां छिल गई थीं, उंगलियों में मिट्टी घुसकर घाव कर रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार कम नहीं हो रही थी। वो जानती थी कि हर 1000 ईंट पर ही उन्हें दिहाड़ी मिलेगी और उसमें से भी आधा ठाकुर के ब्याज में कट जाएगा। दोपहर होते होते रघु वहां पहुंच गया। रघु का स्कूल भट्टे के रास्ते में ही पड़ता था। उसके कंधे पर एक पुराना बस्ता लटका था, जिसमें कुछ फटी किताबें और एक स्लेट थी। वो अपनी उम्र के लड़कों की तरह खेलता कूदता नहीं था। गरीबी ने उसे समय से पहले समझदार बना दिया था। वो एक पेड़ की छांव में खड़ा होकर अपने माता पिता को काम करते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे उसके पिता, जो कभी खेत में राजा की तरह हल चलाते थे, आज कीचड़ में सने हुए एक मजदूर की तरह हाँफ रहे हैं। उसने देखा कि उसकी माँ, जो घर में रानी थी, आज धूप में तप रही है। रघु की बाल सुलभ आंखों में एक सवाल था, क्या यही मेरा भी भविष्य है? वो दौड़कर सुशीला के पास गया। उसने अपनी पानी की बोतल, जो एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल थी, माँ की ओर बढ़ाई। माँ, पानी पी ले, रघु ने कहा। सुशीला ने सिर उठाया। उसका चेहरा धूल और पसीने से सना था, जिस पर सिर्फ आंखें चमक रही थीं। उसने कांपते हाथों से बोतल ली और एक घूंट पिया। पानी गर्म था, लेकिन गले को थोड़ी राहत मिली। तू यहाँ क्यों आया रघु? सुशीला ने डांटने के लहजे में कहा, पर आवाज में ममता थी। धूप कितनी तेज है, घर जा या स्कूल जा। मास्टर जी नहीं आया आज, रघु ने झूठ बोला। वो झूठ बोलना नहीं जानता था, पर वो अपने माँ बाप को छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। तभी भट्टे का मुंशी, ये ठाकुर का दूसरा कारिंदा था, नाम था बंशीधर, वहां आधम का। उसके हाथ में एक मोटा रजिस्टर था और जुबान पर गालियां। अरे ओ माधव, हाथ चल नहीं रहे तेरे? दोपहर होने को आई और अभी तक 500 ईंटें भी तैयार नहीं हुई। ऐसे उतारेगा ठाकुर का कर्ज, या मुफ्त की रोटियां तोड़ने आया है? माधव ने गड्ढे से ही हाथ जोड़ लिए। नहीं सरकार, हाथ नहीं रुक रहे, बस जरा कमर सीधी करने लगा था। बंशीधर की नजर रघु पर पड़ी, जो छांव में बैठा था। और ये नवाबजादा कौन है? बंशीधर ने व्यंग किया। बैठा बैठा क्या घूर रहा है? अगर यहां बैठना है तो हाथ बटा, यहां मुफ्त का लंगर नहीं चल रहा। माधव का दिल दहल गया। वो गड्ढे से बाहर निकला। नहीं मुंशी जी, ये तो बच्चा है, ये स्कूल जाता है, ये अभी चला जाएगा। बच्चा? मुंशी हंसा। गरीब के घर में बच्चा पैदा नहीं होता माधव, मजदूर पैदा होता है। देख, उधर देख। मुंशी ने दूसरी ओर इशारा किया।
जहां रघु की ही उम्र के या उससे भी छोटे बच्चे सिर पर सूखी ईंटें ढो रहे थे। वो पकी हुई ईंटों को भट्टे की ओर ले जा रहे थे। उनकी कोमल गर्दनें बोझ से झुकी हुई थी। जितने ज्यादा हाथ उतनी जल्दी काम, मुंशी ने क्रूरता से समझाया। अगर ये छोकरा ईंटें पलटने का काम कर दे तो तेरी दिहाड़ी बढ़ जाएगी और कर्ज भी जल्दी उतरेगा, सोच ले। मुंशी आगे बढ़ गया। माधव और सुशीला सन्न रह गए। माधव ने रघु की ओर देखा। रघु ने मुंशी की बातें सुनी थी। उसने अपने पिता के चेहरे पर वो लाचारी देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो पिता जो उसे साहब बनाना चाहता था, आज मुंशी की डांट सुन रहा था। रघु धीरे से उठा। उसने अपना बस्ता पेड़ के पास रख दिया, वो बस्ता जिसमें उसके सपने थे। वो सुशीला के पास आया और बिना कुछ बोले गीली ईंटों को पलटने ताकि वे दूसरी तरफ से सूखें लगा। रघु, माधव चिल्लाया, खबरदार जो हाथ लगाया। तू यहां से जा, तुझे पढ़ना है, मजदूरी नहीं करनी। रघु रुका नहीं। उसने पलटकर पिता को देखा और बड़ी गंभीरता से बोला, बापू, मास्टर जी कहते हैं मिलजुल कर काम करने से बोझ हल्का होता है। मैं काम करूंगा तो तुम जल्दी घर चल सकोगे। माधव की आंखों से आंसू बह निकले और कीचड़ वाले गालों पर लकीरें बना गए। वो जानता था कि आज उसने अपने बेटे को नहीं बल्कि उसके बचपन को ईंटों के नीचे दफन होते देखा है। सुशीला ने मुंह फेर लिया ताकि रघु उसे रोते हुए ना देखे, लेकिन उसने रघु को रोका नहीं। वो माँ थी, पर वो एक मजदूर भी थी और भूख ममता से बड़ी होती है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में 3 लोग काम कर रहे थे। माधव मिट्टी गूंथ रहा था, सुशीला सांचे में ढाल रही थी और नन्हा रघु अपनी नाजुक उंगलियों से उन कच्ची ईंटों को पलट रहा था। उस दिन भट्टे की चिमनी से जो धुआं निकला वो शायद कोयले का नहीं, उन तीनों के जलते हुए अरमानों का था। शाम को जब वे घर लौटे तो रघु के हाथ में स्लेट नहीं थी। उसकी उंगलियों पर गीली मिट्टी सूख कर जम गई थी। ये उसका पहला सबक था, उस स्कूल का जिसका नाम जिंदगी था। जेठ का महीना आ गया था। आसमान से आग बरस रही थी और धरती तवे की तरह तप रही थी। लेकिन ईंट भट्टे पर मौसम का कोई असर नहीं था। यहां तो 12 महीने एक ही मौसम रहता था, धुएं और पसीने का मौसम। माधव और सुशीला को यहां काम करते हुए 6 महीने बीत चुके थे। इन 6 महीनों ने उनकी काया बदल दी थी। माधव का रंग जो पहले गेहुआ था अब ईंटों की तरह गहरा लाल काला हो गया था। उसकी पसलियां अब और भी साफ दिखने लगी थीं। सुशीला जो कभी घर के कामकाज में हंसती गुनगुनाती थी अब खामोश हो गई थी। उसके चेहरे की चमक भट्टे की उड़ती धूल यानी राखी ने सोख ली थी। दोपहर का समय था। खाने की छुट्टी यानी लंच हुई थी। मजदूर पेड़ों की विरल छांव में अपनी रूखी सूखी रोटियां खोलकर बैठे थे। तभी साइकिल की घंटी बजी। एक नौजवान जिसकी उम्र 25-26 साल रही होगी साइकिल से उतरा। उसने खादी का कुर्ता और जीन्स पहन रखी थी। कंधे पर एक झोला था। उसका नाम आनंद था, जो शहर की एक मजदूर यूनियन से जुड़ा था। वो मजदूरों के बीच आया और एक ऊंचे टीले पर खड़ा हो गया। मजदूर उसे कौतूहल से देखने लगे। उन्हें लगा शायद कोई नया मुंशी आया है। भाइयों और बहनों, आनंद की आवाज में एक जोश था। मैं शहर से आया हूं। मैं देख रहा हूं कि आप लोग इस तपती धूप में जानवरों की तरह काम कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आपको 1000 ईंटों का क्या मिलता है? सन्नाटा छा गया। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुंशी बंशीधर थोड़ी दूर अपनी मड़ैया में ऊँग रहा था। उसे अभी इस घुसपैठिए की खबर नहीं थी। माधव ने डरते डरते हाथ उठाया। बाबूजी, हमें तो दिहाड़ी नहीं मिलती। हम तो ठाकुर साहब का कर्ज चुका रहे हैं। वे हमें खाने के लिए अनाज देते हैं और हफ्ते के 10-20 रुपए हाथ खर्च के लिए। आनंद का चेहरा तमतमा गया। वो नीचे उतरा और माधव के पास आकर बैठ गया। काका, ये कानूनन जुर्म है, आनंद ने जोर देकर कहा ताकि सब सुन सकें। सरकार ने ईंट भट्ठा मजदूरों के लिए कम से कम मजदूरी तय की है। आपको नकद पैसा मिलना चाहिए। और रही बात कर्ज की, तो कोई भी साहूकार आपसे काम करवाकर सिर्फ ब्याज नहीं वसूल सकता। ये बंधुआ मजदूरी है। कानून इसे पाप मानता है। माधव की समझ में कानून की बातें कम आ रही थीं, लेकिन एक बात उसे समझ आई कि उसके साथ धोखा हो रहा है। पर बाबूजी, माधव ने कहा, ठाकुर तो भगवान है यहाँ का, उसके खिलाफ कौन बोलेगा? उसकी लाठी में बहुत जोर है। लाठी में जोर तब तक है जब तक आप झुके हुए हैं।
आनंद ने कहा। उसने अपने झोले से कुछ पर्चे निकाले। आप सब एक हो जाओ। अगर आप काम बंद कर दोगे तो ठाकुर की ईंटें नहीं पकेंगी। उसका लाखों का नुकसान होगा। आपकी ताकत आपकी संख्या है काका। तभी ए कौन है रे तू की गरजदार आवाज आई। मुंशी बंशीधर अपनी नींद से जाग चुका था और हाथ में डंडा लिए दौड़ा आ रहा था। यहाँ नेतागिरी झाड़ रहा है, चल भाग यहाँ से। ठाकुर साहब को पता चला तो टांगे तोड़वा देंगे। आनंद डरा नहीं। वह मुंशी की आंखों में आंखें डालकर बोला, डराओ मत मुंशी जी। मैं लेबर कमिश्नर के दफ्तर में शिकायत दर्ज करवाऊंगा कि यहाँ बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है और तुम जो इन गरीबों का खून चूस रहे हो उसका हिसाब देना पड़ेगा। मुंशी थोड़ा सहम गया। शहर के पढ़े लिखे लोगों से पंगा लेना ठाकुर भी पसंद नहीं करते थे। उसने पैंतरा बदला, अरे जा जा, बड़ा आया शिकायत करने वाला। ये हमारे अपने लोग हैं, हम इनका ख्याल रखते हैं। फिर उसने मजदूरों की ओर मुड़कर धमकाया, और तुम सब सुन लो, अगर किसी ने इस नेता की बातों में आकर काम रोका तो पुराना नया सब हिसाब एक साथ मांगूंगा। फिर मत कहना कि मुंशी जी ने बताया नहीं। आनंद चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने माधव के हाथ में एक पर्चा थमा दिया और कहा, काका कभी ज़रूरत पड़े तो शहर में मजदूर मोर्चा के दफ्तर आ जाना, हम तुम्हारे साथ हैं। काम फिर शुरू हो गया, लेकिन उस दोपहर माधव के सांचे से निकलने वाली ईंटें कुछ अलग थीं। उनके साथ माधव का गुस्सा भी गुंधा जा रहा था। शाम को जब वे अपनी झोपड़ी यानी भट्टे के पास बनी अस्थाई बस्ती में लौटे तो सुशीला की तबीयत बिगड़ गई। उसे खांसी का ऐसा दौरा पड़ा कि वे ज़मीन पर लौट गई। खांसते खांसते उसके मुंह से थोड़ा खून निकल आया। रघु चीख पड़ा, माँ! माधव के हाथ पांव फूल गए। वह दौड़ा दौड़ा मुंशी के पास गया। मुंशी जी, मुंशी जी! उसने दरवाज़ा खटखटाया। सुशीला की तबीयत बहुत ख़राब है, खून आ रहा है, मुझे 100 रुपए चाहिए, डॉक्टर को दिखाना है, दया करो मालिक। मुंशी ने दरवाज़ा आधा खोला। उसके मुंह में पान था। उसने पीक ठूकी और बोला, पैसे? अभी दोपहर में तो तुम उस नेता के साथ बड़ी बातें कर रहे थे, कानून और अधिकार की बातें। जाओ उसी नेता से मांग लो पैसे। मुंशी जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। उसने मुंशी के पैर पकड़ लिए। मेरी घरवाली मर जाएगी, वह सुबह से काम कर रही थी, उसका हक बनता है। हक? मुंशी ने पैर झटक दिया। कर्जदार का कोई हक नहीं होता। और सुन, अगर कल सुबह वह काम पर नहीं आई तो उसकी दिहाड़ी कटेगी और जुर्माने के 50 रुपए और लगेंगे। भाग यहाँ से। माधव खाली हाथ अपमानित और क्रोधित होकर वापस लौटा। अंधेरा हो चुका था। झोपड़ी में सुशीला कांप रही थी। रघु उसके सिर पर गीला कपड़ा रख रहा था। माधव ने आनंद का दिया हुआ पर्चा अपनी जेब से निकाला। उसे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उसे पता था कि ये कागज का टुकड़ा ठाकुर के बही खाते से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। उसने सुशीला का सिर अपनी गोद में रखा। सुशीला, माधव ने कठोर आवाज में कहा, अब बहुत हो गया। ठाकुर ने सोचा था उसने हमें खरीद लिया है, लेकिन आज उसने एक गलती कर दी। उसने मेरी लाचारी का मजाक उड़ाया। क्या करोगे? सुशीला ने कमजोर आवाज में पूछा। कल मैं शहर जाऊंगा, दवा भी लाऊंगा और उस बाबूजी को भी ढूंढूंगा। अब ईंटें नहीं, ठाकुर का अहंकार टूटेगा। रात के सन्नाटे में दूर कहीं किसी गीदड़ के रोने की आवाज आई, लेकिन माधव को आज वो आवाज डरा नहीं पाई। उसके अंदर एक दूसरी आग जल रही थी, बदले की और न्याय की आग। सुबह का तारे अभी आसमान में टिमटिमा ही रहे थे जब माधव ने अपनी मड़ैयां छोड़ी। उसने रघु के सिर पर हाथ फेरा जो मां के पास जागता बैठा था, और सुशीला की ओर देखा। सुशीला की सांसें भारी चल रही थीं, लेकिन खांसी थोड़ी थमी थी। मैं जल्दी लौटूंगा, माधव ने फुसफुसाकर कहा। उसकी जेब में वो पर्चा था जो आनंद ने दिया था, और कमर में खोसी हुई एक पुरानी अंगोछी में बंधी थी एक सूखी रोटी रास्ते के लिए। गांव से शहर की दूरी 10 कोस, लगभग 30 किलोमीटर थी। माधव के पास बस के किराए के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने पैदल ही रास्ता नापना शुरू किया। उसके पैरों में बेवाइयां फटे थीं, लेकिन मन में जो आग लगी थी उसने उसे थकान महसूस नहीं होने दी। दोपहर होते होते माधव शहर की सीमा में दाखिल हुआ। शहर, महानगर, यहाँ की दुनिया ही अलग थी। पक्की सड़कें जिन पर मोटर गाड़ियां आंधी की तरह दौड़ रही थीं, ऊंची ऊंची इमारतें जो आसमान को छूने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन माधव को इन इमारतों में कोई सुंदरता नहीं दिखी।
उसे लगा जैसे ये ईंट पत्थर के राक्षस हैं जो गरीबों को निगलने के लिए खड़े हैं। यहाँ भीड़ बहुत थी पर कोई किसी को जानता नहीं था। गांव में अगर किसी को छींक भी आए तो 4 लोग हाल पूछने आ जाते थे। यहाँ सड़क किनारे कोई मर भी जाए तो लोग उसे पत्थर समझकर आगे बढ़ जाते थे। माधव सबसे पहले सरकारी अस्पताल पहुंचा। अस्पताल का बरामदा मरीजों से अटा पड़ा था। कहीं कोई कराह रहा था तो कहीं कोई डॉक्टर के पैरों में गिरा गिड़गिड़ा रहा था। हवा में फिनाइल और बीमारी की मिली-जुली गंध थी। माधव पर्ची बनवाने वाली खिड़की पर खड़ा हुआ। लंबी कतार थी। जब उसका नंबर आया तो खिड़की के उस पार बैठे बाबू ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई गंदगी हो। 5 रुपए लगेंगे पर्ची के, बाबू ने रूखेपन से कहा। सरकार, मैं बहुत गरीब हूँ, पैसे नहीं हैं। माधव ने हाथ जोड़े। तो यहाँ क्या भंडारा खाने आए हो? हटो, आगे वाले को आने दो। बाबू ने खिड़की बंद करने का उपक्रम किया। माधव ने गिड़गिड़ाते हुए अपनी जेब टटोली। एक पुराना घिसा हुआ 2 का सिक्का और कुछ चिल्लर निकले जो उसने रघु की गुल्लक, मिट्टी का बर्तन फोड़कर निकाले थे। बड़ी मुश्किल से 5 रुपए पूरे हुए। पर्ची तो बन गई, लेकिन डॉक्टर का कमरा युद्ध के मैदान जैसा था। डॉक्टर ने सुशीला को देखे बिना, माधव की बात पूरी सुने बिना एक पर्चे पर 4 दवाइयां लिख दी। ये सरकारी दवाखाने से ले लेना, डॉक्टर ने कहा और घंटी बजा दी। माधव दवा लेने वाली लाइन में लगा। वहां पहुंचने पर पता चला कि 4 में से 3 दवाइयां स्टॉक में नहीं है, केवल 1 बुखार की गोली मिली। बाकी बाहर से खरीद लो, फार्मासिस्ट ने कहा। माधव अस्पताल से बाहर निकला। उसके हाथ में चंद गोलियां थीं जो सुशीला की बीमारी के लिए ऊंट के मुंह में जीरा थीं। उसे समझ आ गया था कि गरीबी का इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं, सिर्फ मौत में है। निराश होकर उसने अपनी जेब से आनंद का दिया हुआ पर्चा निकाला। वो उस पते को नहीं पढ़ सकता था, लेकिन उसने राह चलते एक आदमी को रोककर पर्चा दिखाया। बाबूजी, ये मजदूर मोर्चा का दफ्तर किधर है? आदमी ने पर्चा देखा और एक तंग गली की ओर इशारा किया। उधर जाओ, लाल झंडा लगा होगा। माधव भटकता भटकता उस गली में पहुंचा। एक पुराने मकान के बाहर लाल झंडा लगा था। अंदर दरी बिछी थी और दीवारों पर इनकलाबी पोस्टर लगे थे। आनंद वहां कुछ मजदूरों के साथ बैठा बातें कर रहा था। माधव को देखते ही वो पहचान गया। अरे काका, तुम? आनंद उठकर आया। आओ बैठो, पानी लाओ भाई इनके लिए। माधव ने पानी का गिलास पकड़ा तो उसके हाथ कांप रहे थे। शहर की बेरुखी झेलने के बाद ये पहला इंसान था जिसने उसे पानी पूछा था। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। रो मत काका, आनंद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बताओ क्या हुआ? माधव ने सुशीला की हालत, मुंशी का बर्ताव और अस्पताल की कहानी सब कुछ बयां कर दिया। आनंद का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और एक साथी को दिए। जाओ, डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक से अच्छी खांसी की दवा और एक टॉनिक ले आओ, जल्दी करना। फिर वो माधव की ओर मुड़ा। काका, अब लड़ाई लड़नी होगी। ठाकुर गजेंद्र सिंह ने तुम्हें अवैध तरीके से बंधक बनाकर रखा है। हम लेबर कोर्ट में केस करेंगे। केस? माधव घबरा गया। बाबूजी, मैं गरीब आदमी हूं, ठाकुर मुझे मार डालेगा। मुझे तो बस दवा चाहिए थी। दवा से बीमारी ठीक होगी काका, पर तुम्हारी गरीबी की बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक तुम अपना हक नहीं मांगोगे, आनंद ने समझाया। डरो मत, यूनियन तुम्हारे साथ है। कल हम भट्टे पर आएंगे, लेबर इंस्पेक्टर को साथ लेकर। माधव का दिल जोर से धड़कने लगा। इंस्पेक्टर, पुलिस, भट्टे पर छापा, ये सब सोचकर ही उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। लेकिन फिर उसे मुंशी का वो चेहरा याद आया जब उसने सुशीला के लिए पैसे मांगे थे। उस अपमान ने उसे ताकत दी। ठीक है बाबूजी, माधव ने दृढ़ता से कहा। जो करना है करो, वैसे भी मरना है, लड़कर मरेंगे। शाम को जब माधव शहर से लौटा तो उसके हाथ में दवाइयां थीं, झोले में आनंद द्वारा दिया गया थोड़ा राशन था और दिल में एक नया हौसला था। लेकिन जैसे ही वो गांव की सीमा पर पहुंचा, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। भट्टे की चिमनी से हमेशा की तरह धुआं निकल रहा था, लेकिन आज वो धुआं कुछ ज्यादा ही काला और डरावना लग रहा था। रास्ते में उसे गांव का चौकीदार मिला। अरे माधव, चौकीदार ने रहस्यमयी ढंग से कहा, आज दिन भर गायब थे। मुंशी जी बहुत गुस्से में थे, पूछ रहे थे कि माधव किस बिल में जा छिपा है। संभल कर रहना भाई। माधव ने दवा की शीशी को अपनी छाती से लगा लिया। वो जानता था कि उसने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। कल जब आनंद और इंस्पेक्टर आएंगे तो भट्टे पर जो होगा वो बेलारी के इतिहास में कभी नहीं हुआ था।
वो तेज कदमों से अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ा। उसे सुशीला को दवा देनी थी और रघु को ये बताना था कि उसका बाप आज सिर्फ एक मजदूर बनकर नहीं बल्कि एक इंसान बनकर लौटा है। अगली सुबह भट्टे पर एक अजीब सी खामोशी थी। माधव का दिल किसी कबूतर की तरह फड़फड़ा रहा था। उसने रात भर आंखों में काटी थी। सुशीला ने दवा खा ली थी जिससे उसे थोड़ी राहत तो मिली, पर कमजोरी इतनी थी कि वो उठ नहीं पा रही थी। सूरज चढ़ने ही वाला था कि दूर से धूल का एक गुबार उठता दिखाई दिया। साथ ही एक जीप के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। भट्टे के मजदूर काम रोक कर देखने लगे। मुंशी बंशीधर, जो मजदूरों को गालियां बकने में मशगूल था, जीप देखते ही सतर्क हो गया। ये पुलिस की जीप थी। जीप भट्टे के बीचों बीच आकर रुकी। उसमें से पहले आनंद उतरा, उसके पीछे खाकी वर्दी में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही। उनके साथ खादी के कपड़ों में एक और व्यक्ति था, लेबर इंस्पेक्टर, श्रम निरीक्षक वर्मा जी। माधव को लगा जैसे भगवान खुद धरती पर उतर आए हैं। आनंद ने उसे देख लिया और आंखों से आश्वासन दिया। मुंशी बंशीधर दौड़ता हुआ आया। अरे दरोगा जी, वर्मा साहब आज इधर कैसे रास्ता भूल गए? मालिक तो हवेली पर हैं। इंस्पेक्टर वर्मा ने मुंशी को अनदेखा किया और चारों ओर नजर दौड़ाई। हमें शिकायत मिली है कि यहाँ बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है और बाल मजदूरी भी हो रही है। मुंशी का रंग फक पड़ गया। नहीं हुजूर, ये सब झूठ है, हम तो कानून मानते हैं। चुप रहो, पुलिस इंस्पेक्टर ने डंडा जमीन पर पटका। वर्मा जी, आप चेक कीजिए। आनंद ने आगे बढ़कर माधव को इशारा किया। इंस्पेक्टर साहब, ये है माधव, इससे पूछिए। माधव कांपते कदमों से आगे आया। सारे मजदूर और मुंशी उसे देख रहे थे। मुंशी की आंखों में खून उतर आया था, पर पुलिस के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। तुम्हारा नाम क्या है? वर्मा जी ने पूछा। माधव सरकार, उसने हाथ जोड़े। तुम्हें यहाँ काम करने का कितना पैसा मिलता है? माधव ने एक बार मुंशी की ओर देखा, फिर आनंद की ओर। आनंद की आंखों में हिम्मत थी। माधव ने सच बोलने की ठानी। पैसा नहीं मिलता सरकार। माधव की आवाज कांपी पर स्पष्ट थी। ठाकुर साहब ने पुराने कर्ज के बदले हमें यहाँ रखा है। वे सिर्फ खाने को अनाज देते हैं और थोड़ा बहुत खर्चा। हम यहाँ से अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। और वो बच्चा? रघु ने ईंटों के ढेर के पीछे छिपा था। वो स्कूल जाने की उम्र में ईंटें ढो रहा है। इंस्पेक्टर वर्मा ने अपनी डायरी में कुछ नोट किया। ये तो गंभीर मामला है, बॉन्डेड लेबर एक्ट का उल्लंघन है। माहौल तनावपूर्ण हो गया। मजदूरों में कानाफूसी शुरू हो गई। उन्हें लगा आज तो चमत्कार हो गया, ठाकुर का राज खत्म होने वाला है। तभी एक काली एम्बेसडर कार धड़धड़ाती हुई भट्टे पर आई। धूल के बादलों के बीच से ठाकुर गजेंद्र सिंह उतरे। उन्होंने सफेद कुर्ता पाजामा और जवाहर जैकेट पहन रखी थी। आंखों पर काला चश्मा था। वे घबराए हुए नहीं थे। उनके चेहरे पर वही पुरानी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी। अरे वर्मा जी, दरोगा जी, ठाकुर ने बाहें फैलाकर स्वागत किया, जैसे कोई पुराना दोस्त आया हो। आप लोग यहाँ धूप में खड़े हैं। मुंशी तू गधा है क्या? साहब लोगों को ऑफिस में क्यों नहीं ले गया? पानी वानी पूछा या नहीं? वर्मा जी थोड़ा संकुचाए। नहीं ठाकुर साहब, हम इंस्पेक्शन पर आए हैं। शिकायत गंभीर है, बंधुआ मजदूरी की बात है। ठाकुर हंसे, एक ठंडी क्रूर हंसी। वर्मा जी, शिकायतें तो होती रहती हैं। ये मजदूर हैं, भोले हैं, किसी ने बहका दिया होगा। आइए अंदर बैठकर बात करते हैं, धूप बहुत तेज है, कागज पत्तर वहीं देख लेंगे। आनंद बीच में बोल पड़ा। सर, नियम के मुताबिक बयान यहीं सबके सामने दर्ज होने चाहिए। अगर आप अंदर गए तो ये लोग गवाहों को डरा देंगे। ठाकुर ने अपना काला चश्मा थोड़ा नीचे किया और आनंद को ऊपर से नीचे तक देखा। बेटा, तुम नए हो शायद, जोश अच्छा है, पर सरकारी काम में दखल नहीं देते। आओ वर्मा जी, ठंडी शिकंजी तैयार है। वर्मा जी ने आनंद की ओर देखा, फिर ठाकुर की ओर। ठाकुर की आंखों में सत्ता थी और शायद भविष्य के लाभ का आश्वासन भी। ठीक है, वर्मा जी ने कहा, हम ऑफिस में रजिस्टर चेक करेंगे। आनंद, तुम यहीं रुको। ठाकुर, वर्मा जी और दरोगा जी ऑफिस की ओर बढ़ गए। मुंशी ने जाते जाते माधव को एक ऐसी नजर से देखा जिसका मतलब था, अब तेरी खैर नहीं। आधा घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा। माधव और आनंद बाहर धूप में खड़े रहे। अंदर से हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थीं। शिकंजी के बाद चाय, और शायद चाय के साथ कुछ लिफाफे भी मेज के इधर से उधर हो रहे थे। जब दरवाजा खुला तो वर्मा जी बाहर निकले। उनका चेहरा अब सख्त नहीं था,
बल्कि थोड़ा नर्म और औपचारिक हो गया था। सुनो सब लोग, वर्मा जी ने मजदूरों को संबोधित किया, हमने सारे कागज चेक किए हैं। ठाकुर साहब ने दिखाया कि आप लोगों ने अपनी मर्जी से एडवांस यानी पेशगी पैसा लिया है और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए ये बंधुआ मजदूरी नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर यानी अनुबंधित श्रम का मामला है। आनंद चीख पड़ा, ये झूठ है सर, इन्होंने अंगूठा लगवाया था, इन्हें पता भी नहीं था कि कागज पर क्या लिखा है। कागज कानूनी है, वर्मा जी ने नजरें चुराते हुए कहा। और रही बात बच्चे की, तो ठाकुर साहब ने बताया कि वो काम नहीं करता, बस माँ बाप के पास खेलता है। सबूत के तौर पर कोई हाजिरी रजिस्टर में उसका नाम नहीं है। माधव सन्न रह गया। उसकी गवाही, उसका सच, उसका दर्द, सब कुछ उस 1 घंटे की मीटिंग में बिक गया था। ठाकुर गजेंद्र सिंह ने आनंद के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, देखा नेताजी, कानून अंधा होता है पर गूंगा नहीं। अगर उसकी जेब गर्म हो तो वो वही बोलता है जो हम चाहते हैं। अब जाओ, इससे पहले कि दरोगा जी को तुम पर शांति भंग करने का केस बनाना पड़े। आनंद गुस्से से थरथर कांप रहा था। ये खत नहीं हुआ है ठाकुर, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। जरूर जाना, ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा। रास्ता लंबा है, धूप बहुत है। जीप और कार चली गई। भट्टे पर फिर वही धूल और वही धुआं रह गया। ठाकुर ने मुंशी को इशारा किया। मुंशी चाबुक लेकर माधव की ओर बढ़ा। बड़ा शौक है तुझे नेता बनने का? क्यों रे माधव, सच बोलेगा? अब बता, कौन बचाएगा तुझे? माधव अपनी जगह से नहीं हिला। वो पत्थर हो चुका था। उसे मुंशी के चाबुक का डर नहीं था, उसे उस कानून से डर लग रहा था जिसने उसे बेच दिया था। आज से तेरी मजदूरी बंद, ठाकुर ने हुक्म सुनाया। सिर्फ खाने को 2 रोटियां मिलेंगी और काम दुगना। जब तक तू मेरे पैरों पर नाक रगड़कर माफी नहीं मांगता, तुझे पानी भी नाप तौल कर मिलेगा। और हां, उस बीमार औरत से कह देना, अगर कल काम पर नहीं आई तो उसे भट्टे से बाहर फेंक दिया जाएगा। ठाकुर हवेली की ओर मुड़ गए। आनंद, जो अभी भी थोड़ी दूर खड़ा था, बेबसी से ये सब देख रहा था। उसने माधव को पुकारा, माधव काका। माधव ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आंखों में अब उम्मीद नहीं, एक भयानक शून्यता थी। वो मुड़ा और अपनी झोपड़ी की ओर चल दिया। उस दिन माधव को समझ आ गया कि गरीब की लड़ाई में सच सबसे कमजोर हथियार है। यहां जीतता वो है जिसका सिक्का चलता है। झोपड़ी में पहुंचकर उसने देखा कि सुशीला सो रही है। रघु उसके पास बैठा रो रहा है। माधव ने रघु को गले लगाया, पर वो रोया नहीं। उसके आंसू अब सूख चुके थे और उनकी जगह एक ऐसी गांठ ने ले ली थी जो अब कभी नहीं खुलने वाली थी। आषाढ़ का महीना आ गया था। आसमान में काले बादल घिरने लगे थे, लेकिन बारिश अभी बरस नहीं रही थी, बस उमस बढ़ा रही थी। हवा ऐसी रुकी हुई थी जैसे किसी अनहोनी के इंतजार में सांस रोके खड़ी हो। सुशीला को खटिया पकड़े 10 दिन हो चुके थे। उसकी खांसी अब बंद हो गई थी, क्योंकि खांसने की ताकत भी उसके फेफड़ों में नहीं बची थी। अब सिर्फ एक खरखराहट थी जो उसकी छाती से आती थी, जैसे कोई सूखी टहनी हवा में खड़खड़ा रही हो। माधव भट्टे पर ईंटें ढो रहा था। ठाकुर के हुक्म के मुताबिक उसे 2 गुना काम करना पड़ रहा था। उसका शरीर यंत्र की तरह चल रहा था, लेकिन मन अपनी झोपड़ी में अटका था। दोपहर के वक्त जब भट्टे की घंटी बजी, माधव दौड़कर झोपड़ी में गया। रघु सुशीला के सिरहाने बैठा था, हाथ में एक गीला कपड़ा लिए। सुशीला की आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई चमक नहीं थी। वे छत की बल्लियों को एकटक देख रही थीं। सुशीला, माधव ने उसके पास बैठकर पुकारा। सुशीला ने बहुत धीरे से पुतलियां घुमाईं। उसके होंठ हिले, पर आवाज नहीं निकली। माधव ने अपना कान उसके मुंह के पास ले गया। रघु का ख्याल, बस इतना ही सुनाई दिया। फिर एक लंबी हिचकी आई, शरीर थोड़ा अकड़ा और फिर ढीला पड़ गया। वो खरखराहट जो पिछले कई दिनों से झोपड़ी में गूंज रही थी, अचानक शांत हो गई। माधव सन्न रह गया। उसने सुशीला का हाथ पकड़ा। वो अभी भी गर्म था, लेकिन नब्ज गायब थी। रघु ने अपनी मां को हिलाया। मां, ओ मां, पानी पिएगी? जब कोई जवाब नहीं आया तो रघु ने माधव की ओर देखा।
बापू, मां बोल क्यों नहीं रही? माधव के गले से एक जानवरों जैसी चीख निकली जो वहीं घुटकर रह गई। वो रोया नहीं। गरीब के पास रोने का वक्त कहां होता है। उसके सामने तुरंत एक पहाड़ जैसा सवाल आकर खड़ा हो गया। दाह संस्कार कैसे होगा? झोपड़ी में एक पैसा नहीं था। घर में अनाज का एक दाना नहीं था जिसे किसी को खिला सके। और अब सामने लाश पड़ी थी जिसे कफन चाहिए था, लकड़ी चाहिए थी, शमशान का खर्चा चाहिए था। खबर फैलते ही भट्टे के कुछ मजदूर जमा हो गए। सबने सहानुभूति दिखाई, पर जेब किसी की भरी नहीं थी। सब उसी ठाकुर के बंधुआ थे। माधव भाई, इंतजाम तो करना होगा, एक बूढ़े मजदूर ने कहा। लाश को कब तक रखोगे? गर्मी का दिन है, मिट्टी खराब होने लगेगी। मिट्टी? सुशीला अब इंसान नहीं, मिट्टी हो गई थी। और इस मिट्टी का मोल चुकाने के लिए माधव के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। माधव उठा। उसने सुशीला के चेहरे को अपनी फटी हुई अंगूछी से ढक दिया। फिर उसने रघु का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। कहां जा रहे हो? लोगों ने पूछा। मालिक के पास। माधव फिर उसी हवेली के फाटक पर खड़ा था, वही जगह जहां उसने अपनी आजादी बेची थी। ठाकुर गजेंद्र सिंह बरामदे में बैठे अपने मुनीम से हिसाब किताब कर रहे थे। माधव को देखते ही उनकी भौहें तन गईं। अब क्या है, काम छोड़कर यहां क्यों खड़ा है? माधव दूर से ही जमीन पर गिर पड़ा। सरकार, सुशीला नहीं रही, गुजर गई। ठाकुर का हाथ एक पल के लिए रुका, फिर उन्होंने मुनीम की ओर देखा और निष्ठुरता से बोले, तो क्या करूं? मैंने तो कहा था बीमार है तो काम छोड़ दे। मर गई तो इसमें मेरी क्या गलती? सरकार, कफन लकड़ी के लिए कुछ नहीं है, दया करें, उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। माधव ने सिर जमीन पर रगड़ दिया। ठाकुर को दया नहीं, अपनी साख की चिंता हुई। गांव का जमींदार अगर अपने मजदूर की लाश के लिए लकड़ी न दे तो बदनामी होती है। धर्म कर्म का मामला था। ठाकुर ने अपनी जेब से 10 का एक नोट निकाला और मुनीम की ओर फेंका। दे दो इसे और कह देना कि कर्ज में 10 रुपए और जुड़ गए, ब्याज तो लगेगा ही। मुनीम ने वो 10 रुपए का नोट माधव के सामने फेंका जैसे कुत्ते के सामने हड्डी फेंकी जाती है। माधव ने कांपते हाथों से वो नोट उठाया। 10 रुपए, उसकी पत्नी की जिंदगी की कीमत। 10 रुपए, और वो भी कर्ज। वो लौटा। उसने सबसे सस्ता कपड़ा खरीदा, कफन के नाम पर एक सफेद चीकट सा टुकड़ा। लकड़ियां गीली थीं क्योंकि कल रात थोड़ी बूंदा बांधी हुई थी। सस्ती लकड़ियां वैसी ही मिलती है। शाम ढलते ढलते वे नदी किनारे शमशान घाट पहुंचे। आसमान में बादल गरज रहे थे। चिता सजाई गई। वो बहुत छोटी चिता थी क्योंकि लकड़ियां कम थीं। माधव ने कांपते हाथों से मुखाग्नि दी। रघु एक कोने में खड़ा सुन्न होकर देख रहा था। उसने देखा कि कैसे आग की लपटें उसकी मां के शरीर को चाट रही हैं। लकड़ियां गीली थीं, इसलिए आग बार बार बुझ रही थी। धुआं बहुत हो रहा था जो आंखों में चुभ रहा था। अभी आधा शरीर ही जला था कि आसमान फट पड़ा। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। प्रकृति भी शायद इस गरीब की बेबसी पर रो रही थी या शायद मजाक उड़ा रही थी। जल्दी करो, पानी बुझा देगा आग को, लोग चिल्लाए। माधव ने पागलों की तरह इधर उधर से घास फूस बटोरकर आग पर डाला, लेकिन बारिश तेज थी, आग बुझ गई। सुशीला का शरीर अध जला रह गया। अब नहीं जलेगा माधव, बूढ़े मजदूर ने कहा। नदी में बहाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। माधव का कलेजा फट गया। अधजली लाश को नदी में बहाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? लेकिन उसके पास और लकड़ियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ठाकुर अब और कर्ज नहीं देगा। भारी मन से माधव और 2 अन्य मजदूरों ने अधजले शरीर को उठाया और राम नाम सत्य है कहे बिना ही उसे उफनती नदी के काले पानी में ढकेल दिया। शरीर पानी में छपाक से गिरा और देखते ही देखते लहरों में उछल हो गया। ना अस्थियां बचीं, ना राख। सुशीला का अस्तित्व ऐसे मिट गया जैसे वो कभी थी ही नहीं।
माधव घुटनों के बल कीचड़ में बैठ गया और आसमान की ओर मुंह करके दहाड़ मारकर रोया। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं को छिपा रही थीं। रघु, जो अब तक चुप था, धीरे से माधव के पास आया। उसने पिता के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में अब बचपन नहीं था। उन आंखों में नदी का ठंडा पानी और चिता की ठंडी राख बस गई थी। बापू चलो, रघु ने एक वयस्क की तरह भारी आवाज में कहा। बारिश तेज है, बीमार पड़ जाओगे तो मेरा क्या होगा। माधव ने मुड़कर बेटे को देखा। उसे लगा आज उसने अपनी पत्नी को खोया है, लेकिन अपने बेटे को भी खो दिया है। वो मासूम रघु अब मर चुका था। उसके सामने जो खड़ा था वो एक ऐसा इंसान था जिसने जीवन का सबसे क्रूर सत्य देख लिया था कि गरीब की न जिंदगी अपनी होती है न मौत। वे दोनों अंधेरे में कीचड़ से सने हुए वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल दिए, उस 10 रुपए के कर्ज का बोझ लिए जो अब उन्हें ताउम्र चुकाना था। सुशीला की मौत को 3 दिन बीत चुके थे। भट्टे के किनारे बनी उस छोटी सी झोपड़ी में अब एक गहरा सन्नाटा पसरा था। ये सन्नाटा किसी शोर से ज्यादा भयावह था। पहले सुशीला की खांसी, उसकी कराह या कभी कभार उसकी डांट डपट से घर में जिंदगी का एहसास होता था। अब सिर्फ हवा की साएं साएं थी। माधव खटिया पर पड़ा था। उसने 3 दिन से न कुछ खाया था न काम पर गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया था। वो छत की ओर देखता रहता, मानो सुशीला की आत्मा को ढूंढ रहा हो या शायद अपनी मौत का इंतजार कर रहा हो। उसके लिए अब दिन और रात का फर्क मिट चुका था। चूल्हा ठंडा पड़ा था। घर में जो थोड़ा बहुत आटा था वो खत्म हो चुका था। कोने में बैठा रघु अपने पिता को देख रहा था। 10 साल का रघु, जिसने 3 दिन पहले अपनी माँ की अधजली चिता देखी थी, अब बच्चा नहीं रहा था। उसकी आंखों से बचपन गायब हो चुका था और उसकी जगह एक ठंडी पथराई हुई समझदारी ने ले ली थी। भूख पेट में मरोड़ उठा रही थी, लेकिन वो रोया नहीं। वो जानता था कि अब रोने से रोटी नहीं मिलेगी। सुबह हुई। भट्टे की घंटी बजी। टन टन टन। ये घंटी मजदूरों के लिए बुलावा थी। माधव अपनी जगह से नहीं हिला। रघु उठा। उसने कोने में पड़ी सुशीला की पुरानी साड़ी को समेट कर रख दिया। फिर उसने माधव की वो टोकरी उठाई जो ईंट ढोने के काम आती थी। उसने खटिया के पास जाकर धीमे से कहा, बापू मैं जा रहा हूँ। माधव ने चौंक कर बेटे की ओर देखा। कहाँ? उसकी आवाज़ फटी हुई थी। काम पर, रघु ने सपाट स्वर में कहा। काम नहीं करेंगे तो मुंशी जी खाना नहीं देंगे। तुम लेटे रहो, मैं आज तुम्हारी हाजिरी लगवा आऊँगा। माधव का कलेजा मुंह को आ गया। नहीं, तू नहीं जाएगा, तू ईंट नहीं ढोएगा, मैं चलता हूँ। माधव उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमजोरी के कारण उसका सिर चकरा गया और वो वापस गिर पड़ा। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। रघु एक पल रुका, पिता की लाचारी देखी और फिर बिना कुछ बोले झोपड़ी से निकल गया। टोकरी उसके सिर से बड़ी लग रही थी, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। बाहर मुंशी बंशीधर हाजिरी लगा रहा था। जब उसने नन्हे रघु को लाइन में खड़े देखा तो उसकी बाँछें खिल गईं। अरे वाह, छोटा पैकेट भी आ गया मैदान में। क्यों रे, तेरा बाप कहाँ है? अभी तक मातम मना रहा है? कह देना उससे, ठाकुर साहब का ब्याज मातम नहीं देखता। रघु ने सिर झुकाकर कहा, बापू बीमार हैं, उनकी जगह मैं काम करूँगा, मुझे काम दे दो। मुंशी ने अपनी मूँछों पर ताव दिया। ठीक है, पर याद रख, बच्चे की दिहाड़ी आधी होती है, काम पूरा करना पड़ेगा। जा ईंटें पलटने का काम कर। रघु चुपचाप काम पर लग गया। धूप चढ़ने लगी थी। जिस उम्र में उसके हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उन हाथों में अब गर्म ईंटें थीं। उसकी उंगलियां जल रही थीं, कमर दुख रही थी, लेकिन उसे अपनी माँ की याद और पिता की भूख ने थाम रखा था। शाम को जब रघु घर लौटा तो उसके हाथ में 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ था, उसकी दिन भर की मजदूरी। उसने रोटियां माधव के सामने रख दी। खा लो बापू। माधव उन रोटियों को देखकर रो पड़ा। ये रोटियां अनाज की नहीं, उसके बेटे के बचपन की लाश थीं। उसने रघु को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोया। माफ कर दे मुझे बेटा, मैं मर क्यों नहीं गया, तुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। समय 20 साल बाद। बेलारी गांव के उस ईंट भट्टे पर आज फिर बहुत गहमा गहमी थी।
लेकिन आज नज़ारा बदला हुआ था। आज धूल और धुएं के बीच कोड़े नहीं बरस रहे थे, बल्कि पुलिस की गाड़ियां और सरकारी बत्ती वाली जीप खड़ी थी। गांव के लोग जो कभी ठाकुर गजेंद्र सिंह की हवेली के सामने सिर नहीं उठा पाते थे, आज भीड़ लगाकर खड़े थे। जीप से एक नौजवान अफसर उतरा, कद लंबा, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में एक ऐसी चमक जो अंधेरे को चीरते। ये इलाके के नए एसडीएम उप जिलाधिकारी थे, रघुनाथ प्रसाद। उनके साथ एक बूढ़ा व्यक्ति भी था जो लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी आज सीधी थी। वो माधव था। ठाकुर गजेंद्र सिंह, जो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे और लकवे के कारण व्हील चेयर पर थे, उन्हें बाहर लाया गया। उनका वो रौबदार मुंशी दीन दयाल अब मर चुका था और हवेली की दीवारें भी अब दरक चुकी थीं। वक्त सबसे बड़ा साहूकार होता है, वो सबका हिसाब बराबर कर देता है। ठाकुर ने कांपते हाथों से अफसर की ओर देखा। कौन हो तुम? मेरे भट्टे पर पुलिस लाने की हिम्मत कैसे हुई? रघु धीरे से ठाकुर के पास गया। उसने झुककर उस जमीन की मिट्टी को छुआ जहां कभी उसकी मां सुशीला ईंटें थापती थी। पहचाना नहीं ठाकुर साहब? रघु ने शांत स्वर में कहा। मैं वही रघु हूं, माधव का बेटा, वही जिसकी जमीन आपने हड़प ली थी और जिससे अंगूठा लगवाकर आपने उसकी आजादी खरीदनी चाही थी। ठाकुर की आंखें फटी की फटी रह गईं। माधव का बेटा? वो पिद्दी सा लड़का? वही, रघु मुस्कुराया। उस रात मेरे पिता ने आपकी गुलामी का कागज नहीं, मेरे भविष्य का फैसला चुना था। हम शहर गए, मेरे पिता ने रिक्शा चलाया, बोझा ढोया, खुद भूखे रहे, लेकिन मुझे ईंट नहीं उठाने दी। उन्होंने मुझे कलम दी। माधव आगे आया। उसने ठाकुर की आंखों में देखा। आज उसकी आंखों में डर नहीं, करुणा थी। ठाकुर, माधव बोला, तूने कहा था कि गरीब की माटी का कोई मोल नहीं होता। तूने मेरी जमीन छीन ली, लेकिन देख, आज मेरी माटी, मेरा बेटा सोना बनकर लौटी है। तूने मुझे कंगाल किया, पर वक्त ने तुझे लाचार कर दिया। रघु ने पुलिस इंस्पेक्टर को इशारा किया। इंस्पेक्टर, भट्टे के सारे कागज जब्त कर लीजिए। यहाँ बाल मजदूरी और बंधुआ मजदूरी की शिकायतें हैं। कानून अब ठाकुर की जागीर नहीं है। ठाकुर गिड़गिड़ाने लगा। रघु, बेटा रघु, पुरानी बातें भूल जा। मैं तुझे तेरी जमीन वापस दे दूंगा, ब्याज भी माफ कर दूंगा, बस मुझे बख्श दे। रघु ने सिर हिलाया। मुझे जमीन नहीं चाहिए ठाकुर साहब, और ना ही मुझे आपसे बदला लेना है। बदला लेना कमजोरों का काम है। मैं तो यहाँ न्याय करने आया हूँ। आज के बाद इस भट्टे पर किसी बच्चे का बचपन नहीं जलेगा, किसी सुशीला को बिना इलाज के मरना नहीं पड़ेगा। यही मेरी माँ को मेरी श्रद्धांजलि है। रघु ने मुड़कर माधव के पैर छुए। माधव ने बेटे को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आज भी आंसू बहे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। वापस लौटते समय गाड़ी में माधव ने रघु से पूछा, बेटा, हमने जमीन वापस क्यों नहीं ली? वो हमारे पुरखों की निशानी थी। रघु ने खिड़की से बाहर लहलहाते खेतों को देखा और कहा, बापू, जमीन का टुकड़ा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान का आत्मसम्मान और शिक्षा उसका असली खेत है। अगर हम उस दिन जमीन के मोह में फंसे रहते तो आज मैं भी वही हल चला रहा होता और आपका कर्ज चुका रहा होता। आपने जमीन खोकर मुझे इंसान बना दिया। यही माटी का असली मोल है। माधव मुस्कुराया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आज उसे लगा कि सुशीला की आत्मा को सच में शांति मिल गई है। कहानी का संदेश: परिस्थितियां इंसान को तोड़ सकती हैं, लेकिन शिक्षा और संकल्प उसे फिर से जोड़ सकते हैं। गरीबी से निकलने का रास्ता बदला लेना नहीं, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाना है कि आप उस व्यवस्था को ही बदल सकें जिसने आपको गरीब रखा है। माटी का मोल जमीन के टुकड़े में नहीं, बल्कि उस माटी से बने इंसान के चरित्र और संघर्ष में है।